हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना कपिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हम और आप जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अपनी 12 वीडियो आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 की क्लास 12 के लिए और ऑल कंपटीशन। उसी क्रम में नेक्स्ट पार्ट अपना पार्ट 13 आज अपन बेटा बनाने जा रहे हैं। जैसा कि कल आपको पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक्साइल लाइन, उनके दोनों के फॉर्मूले ड्राइव कराए थे। उसी में अब अपना नेक्स्ट जो है वो है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड in uniform electric field. Then obtain the formula for torque acting on डाइपोल। हमें टॉर्क का बड़ा फॉर्मूला ड्राइव करना है अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तब, और उसकी जो कंडीशंस हैं कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, ये भी बेटा हमें बताना होगा। तो देखिए आप, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज है, AB नाम का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज है। ये डिस्टेंस बड़ा कितनी है 2a, और ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बेटा देखिए, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है। तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज F = QE, और बेटा सेम फोर्स लगेगा नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में F = -QE। जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, और दोनों फोर्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एक कपल फोर्स बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये फोर्स और ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो लगेगा टोटल फोर्स लगेगा वो बेटा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि F QE है, ये F - QE है, दोनों ही आपके एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो गेट्स कैंसिल्ड। तो ये टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है, अपने दिमाग की चिप खोल करके उसमें लोड करिए कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तो उसका टोटल फोर्स क्या होता है, 0 होता है, और वो लीनियर मोशन नहीं करता, केवल कपल फोर्स के कारण वो करेगा रोटेशनल मोशन ऐसे, क्योंकि इस पर एक फोर्स ऐसे लगा होगा और एक फोर्स ऐसे लगा होगा, तो दोनों बनाएंगे कपल फोर्स, और इसको ऐसे करेंगे रोटेट, ऐसे ये आपका बेटा ऐसे रोटेट होगा, तो टोटल फोर्स क्या होगा, 0। अच्छा, एक चीज़ और, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि अगर ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म ना हो, और बेटा कैसा हो, ये हो नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो, तो क्या फोर्स 0 होगा, तो बेटा तो उस समय अपना फोर्स 0 नहीं होगा। लेकिन टॉर्क अगर जो आपका ये जो है, ये आपका डाइपोल है, वो अनयूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, पैरेलल है।
कैसा पैरेलल रखा हुआ है, तो इसका टोटल फोर्स डज नॉट इक्वल 0 बट टाउ इक्वल 0। ये कब की कंडीशन है? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो तो फोर्स भी 0 होगा और टाउ भी 0 होगा। लेकिन ये कंडीशन कब की है? जब आपका डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा रखा हो, पैरेलल, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा हो पैरेलल, तो कंडीशन ये वाली लगेगी। बात समझ में आई? आगे होगी अच्छी कंडीशन ये वाली, नॉन यूनिफॉर्म वाली, बहुत पूछता कंपटीशन में। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये कपल फोर्स बना रहे हैं तो हम इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे टॉर्क का। इस पर टॉर्क लगेगा, ये लीनियर मोशन नहीं करेगा, ये केवल क्या करेगा, ये केवल करेगा रोटेशनल मोशन। आप ध्यान देंगे। अब इसका लिखेंगे सपोज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, सपोज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ई, a force F equal QE in the direction of electric field acting on international electric field and same force F equal minus QE opposite direction of electric field. Then both the force make the couple force and rotate the dipole in electric field. मतलब इसकी क्या करें, ट्राई टू रोटेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन टोटल फोर्स F टोटल इक्वल QE माइनस QE इक्वल 0। तो टोटल फोर्स कितना होगा हमारा, 0 होगा। और जो लगेगा टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इक्वल बेटा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये मान लो पॉइंट हमारा C हो गया। हमें निकालनी है डिस्टेंस परपेंडिकुलर, क्योंकि टॉर्क इक्वल हम पढ़ चुके 11th में, टॉर्क इक्वल होता है, टाउ इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें ये चाहिए डिस्टेंस BC परपेंडिकुलर। तो सपोज मैंने आपको लिखा दिया, मैंने आपको बता दिया। अब लिखेंगे टोटल फोर्स X ऑन डाइपोल F टोटल इक्वल QE प्लस माइनस QE, तो F टोटल इक्वल आ गया 0। देन डाइपोल डज नॉट लीनियर मोशन, only for rotational motion due to couple force के लिए बेटा वो क्या करेगा, केवल रोटेशनल मोशन करेगा। देन टॉर्क X ऑन डाइपोल, तो टाउ इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ इक्वल बेटा फोर्स कोई सा भी एक फोर्स ले लो, तो फोर्स QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या है, BC। According to figure sin theta इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना मेरा BC, हाइपोटेनियस 2a। तो बेटा अपना BC क्या आ गया, 2a sin थीटा। मतलब ये डिस्टेंस हमारी बेटा क्या आ गई, 2a sin थीटा। तो यहां लगा दें टाउ इक्वल QE इंटू 2a sin थीटा। तो टाउ इक्वल बेटा हम कह सकते हैं इसे Q इंटू 2a इंटू E sin थीटा।
अब आप देखेंगे इसको, हम आपको पढ़ा चुके हैं Q इंटू 2A इक्वल P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हम कहेंगे टाउ इक्वल PE साइन थीटा। ये अपना हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। नेक्स्ट ईयर मतलब इसी साल 2024 में बेटा यही पूछा था फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई रखा हुआ डायपोल रखा हुआ जिसका मूवमेंट क्या है P है, तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क पर क्या होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसकी जो वेक्टर फॉर्म बेटा क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ये वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म वेक्टर टाउ इक्वल वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये एमसीक्यू में खूब आता है, P क्रॉस E। इसका मतलब ये मेरा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का रेट हमेशा वेक्टर ही मिलता है, ये आपने पढ़ रखा है 11th में। तो वेक्टर तो टाउ क्या है वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो इसकी हो गई वेक्टर फॉर्म हो गई। अब बेटा इसकी कंडीशन है ये कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा ये बताना मुझे। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा है पैरेलल, तो एंगल बिटवीन 0 डिग्री, और बेटा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टाउ मेरा क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब मिनिमम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है पैरेलल, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, टॉर्क की वैल्यू होती है 0 होती है, जो साइन 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0 होता है, तो मेरा टाउ क्या हो 0 हो जाएगा, उसका मिनिमम वैल्यू होगी। दूसरा, अगर ये डायपोल रखा हुआ है इसके पैरेलल, इसका मतलब ये रखा हुआ है अपना 90 डिग्री पर, और 90 रखा होगा तो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ क्या होगा मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम इक्वल क्या होगा PE, उस समय क्या होगा टाउ क्या होगा PE, तो टाउ होगा मैक्सिमम। तो इसकी दो कंडीशन है, आप लिख लेंगे। पहली कंडीशन मैं बता दी आपको, उसमें लिखेंगे आप केस फर्स्ट, if the electric dipole placed in uniform magnetic field parallel या placed to parallel in electric field थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो टाउ मिनिमम इक्वल P साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ इक्वल 0। केस सेकंड, if the electric dipole placed in uniform magnetic field perpendicular, तो साइन 90 और साइन 90 वैल्यू 1, तो होगा टाउ होगा बेटा मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा PE साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा PE। तो बेटा ये अपना हो गया टॉर्क। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ तक अपना लगभग आधे ज़्यादा चैप्टर हो गया फर्स्ट वाला। आप पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बेटा अपना क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, देखिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कोई मेरा इमेजिनरी सरफेस है जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया है। ये क्या है इमेजिनरी सरफेस है, इसका एरिया सपोज करो टोटल एरिया इसका क्या है A है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप किए। अगर मैं यहाँ सपोज करूँ यहाँ मैं एक किसी एंगल पे एक मैंने स्मॉल सा ले लिया एरिया DA, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इधर ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे एंटायर सरफेस के लिए, तो उसका कर देंगे इंटीग्रेशन बेटा। तो यहाँ जो होगी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की वो क्या होगी, ये होगी DA, और बेटा ये क्या मेरा E, एंगल बिटवीन थीटा
आप अपने दिमाग की चिप खोलिए और उसमें लोड कीजिए द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपका सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक। आपका सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और आपका सरफेस अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर हमेशा बेटा क्या होता है, सरफेस, ये आपका सरफेस है, सरफेस के बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर हमेशा। ये आप ध्यान रखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस ऐसे तो इसके परपेंडिकुलर ये, एरिया ऐसे, सरफेस ऐसे तो एरिया वेक्टर ये। ओके, तो ये सरफेस कुछ एंगल पर है तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, इसका कुछ थीटा कोण पे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे, ये आप ध्यान देंगे बेटा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, किससे, जो हमने ड्राइंग किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या, इमेजिनरी सरफेस, तो उसको कहते हैं हम बेटा, तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द imaginary surface, the total number of electric field lines passing through the imaginary surface drawn in electric field is called electric flux. Clear? It is denoted by phi e. It is denoted by phi e. ठीक बेटा। तो अगर मैं बात करूं स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स, तो बेटा क्या होगा, डी फाई ई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर? डी फाई ई। अगर हम बात करें टोटल की, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the entire surface, तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ई हर जगह इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई। हम जानते हैं फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स, तो डी फाई फाई ई को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ए डी ए कॉस थीटा, और डी ए का क्या होगा, ए होगा, तो फाई ई इक्वल क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। फाई इक्वल क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ फाई ई की बेटा आपको बताई गई थी न्यूटन पर कूलाम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और इसको कहते हैं ई की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल तो हो गया वोल्ट मीटर भी होती है इसकी यूनिट। तो फाई ई की यूनिट ये भी होती है, ये भी होती है, सबसे ये दी जाती है बेटा। दूसरी बात, क्वांटिटी कैसी बेटा, ये क्वांटिटी है, ये स्केलर। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन न्यूटन का क्या होता है, m1 l1 t-2। चार्ज का क्या होता है, a1 t1 मीटर स्क्वायर का l2। तो उसको बोलेंगे m1 l3 t1, ये है, -2 ये ऊपर जाएगी तो ये t-3 a-1। तो ये इसका हो गया डायमेंशन। चाहो तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब इसमें लगाते हैं हम केस। इसमें बेटा हम क्या लगाएंगे, केस लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब मिनिमम होगा, कब जीरो होगा। तो आप ध्यान देंगे, केस फर्स्ट, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड, if the surface is placed perpendicular, placed perpendicular to the electric field, then electric flux passing through it मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। तो आप बेट देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां रखा हुआ आपका एक सरफेस, इसकी परपेंडिकुलर सरफेस रखा है ऐसे करके। सरफेस जो रखा हुआ है बेटा ऐसे रखा हुआ है, तो बताओ आप मुझे एरिया वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर होगा इसके हमेशा परपेंडिकुलर, ऐसे होगा एरिया वेक्टर। तो आपको दिखाई दे रहा है ईवी आपका यही है या नहीं, और ए भी आपका यही है, एरिया वेक्टर भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ऐसे है ही और एरिया वेक्टर भी आपका ऐसे है। तो एंगल बिटवीन थीटा इक्वल क्या होगा, 0 डिग्री। कितना होगा थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई ए। तो पहला नंबर तो ये फ्लक्स कैसा है बेटा, ये पॉजिटिव है। सेकंड बात करें तो आउटवर्ड है, बाहर निकल रहा है, एंड एग्जिस्टिंग है, आउटवर्ड फ्लक्स है अपना। तीसरा ये फ्लक्स अपना मैक्सिमम भी है। क्लियर। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा रखा हो, परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है, आउटवर्ड भी होता है और मैक्सिमम भी होता है। केस सेकंड, इफ द सरफेस is placed parallel to the electric field, then electric flux passing through it। तो देखिए बेटा आप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना ये है ऑफ सरफेस प्लेस्ड इसके पैरेलल। आपका सरफेस अब ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा अपना, परपेंडिकुलर ऊपर की होगा, तो अपना ये होगा एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन ई एंड ए कितना बेटा, 90 डिग्री। तो फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, फाई इक्वल ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, अपना फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा बेटा। केस थर्ड में अपना बेटा क्या आएगा, केस थर्ड यही कर देते हैं अपना, इफ द सरफेस इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल, बेटा कैसा, एंटी पैरेलल टू द सरफेस, एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फ्लक्स कितना बेटा गुजरेगा, तो एंगल बिटवीन कितना होगा, जब अपना सरफेस ऐसे होगा, कैसे बेटा, अपना सरफेस ऐसे होगा, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ई इधर है, ए इधर है, एंगल बिटवीन 180, बेटा कितना आएगा, 180 आएगा। और जब 180 आएगा तो ये 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो फ्लक्स बेटा कैसा होगा उस समय, नेगेटिव होगा।
और इनवर्ड होगा और मिनिमम होगा। क्लियर? तो ये बेटा अपना हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो गया, ये अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पूरा हो गया। कब ये नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा ये भी बता दिया। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स तो बेटा क्या बताएंगे आप? अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस outward to a surface then flux is positive and inward the surface then flux is negative, then total flux क्या होगा उस समय? phi e total या net phi out minus phi in। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे कि टोटल फ्लक्स जो पास होता है किसी सरफेस से तो जितना आउट होगा माइनस उतना इन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, ये बेटा अपना हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है। होता क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम से निकल रहा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी भी लाइन पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज इफ द चार्ज इज continuous distributed on a line is called continuous charge distribution. Second, if the charge is continuously distributed on the area मतलब या surface is called surface charge distribution. और अगर आपका चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है इन वॉल्यूम और किसी वॉल्यूम में तो उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले बेटा इन सब की आती है डेंसिटीज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा। लैम्डा इक्वल होता है क्यू अपॉन एल। क्या होता है लैम्डा इक्वल? क्यू अपॉन एल। ये होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। if the total amount of charge present on unit length, यूनिट लेंथ पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसको कहते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज। इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की कूलाम, लेंथ की मीटर, डायमेंशन A1 T1 L-1। एक होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होती है सिग्मा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इक्वल क्यू अपॉन वी। If the total amount of charge present on unit volume is called volume charge density, it is denoted by rho, ये सिग्मा। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम पर एरिया की मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन A1 T1 L-2। इसकी कूलाम पर मीटर क्यूब, डायमेंशन A1 T1 L-3। तो बेटा ये हमारा हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी, ये इसकी डेंसिटी सरफेस की और ये वॉल्यूम डेंसिटी। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होंगी। बेटा अगर समझ में आ गई हो तो अपन नोट्स में इनको लिख लेंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, उसके बाद गॉस लॉ आ जाएगा अपना, ठीक बेटा। और अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराने होंगे, भाई जो कुछ पढ़ा दिया है ना एनसीईआरटी न्यूमेरिकल वगैरह जितने भी आएंगे सब कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लेना।
आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को, मित्रों को मेरे चैनल की लिंक को शेयर कीजिए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो बेटा जितनी भी वीडियो अपनी आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरा तो बस बेटा आपसे ये वादा है कि मिशन 100, हमें नंबर चाहिए 100 में 100। और हम कैसे लाएंगे, ये आप वीडियो जितने मेरे पार्ट आ चुके हैं, आज मेरा पार्ट नंबर 13 है। मैं कंटिन्यूस बेटा वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आपका प्यार मेरे ऊपर ऐसे बना रहेगा तो हो सकता है आपका भी मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा, आप भी अच्छे से पढ़ेंगे और मेरा भी कुछ ग्रोथ होगा। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतने काफी है। धन्यवाद।